नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। दर्शकों, नमस्कार एमपी हमारा सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम होता है, यानी कि आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। टेलीफोन नंबर्स हम कार्यक्रम के दौरान टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे, उन नंबर्स को आप नोट कर लीजिएगा और हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन में आया है, हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं और आज का विषय भी यही है। हम लोग बातचीत करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियां और संभावनाएं क्या हैं। हमारे बीच हैं डॉक्टर मितुल कुमार अहिरवार जी। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं मैनेट भोपाल में। आपका हम स्वागत करते हैं सर हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। सर, जब हम एआई की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि एआई से कोई भी नहीं छूता है, सब इस्तेमाल कर रहे हैं और कहा जाता है कि 2030 तक एआई को हम इतना ज़्यादा अपना लेंगे कि कहीं ना कहीं हमारी जो कैलिबर है, जो हमारी बोलना चाहिए कि जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं उसको हम बहुत पीछे छोड़ देंगे। तो क्या इसमें कितनी सत्यता है, इसके बारे में हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले ये जानते हैं कि एआई है क्या। एआई को अगर हम बहुत ही सरल तरीके से समझने की कोशिश करें तो ये एक छोटा सा कंप्यूटर प्रोग्राम ही है और ये पूरा डिपेंडेंट है, या इसकी जितनी भी हम बोलें लर्निंग या ट्रेनिंग होती है वो डेटा के आधार पे होती है। तो जितना अच्छा या जितना ज़्यादा डेटा आपके पास होगा, एआई उतने ही अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। समझने के लिए बस ये एक छोटा सा कंप्यूटर प्रोग्राम ही है। जैसे हम बोलते हैं कि एक छोटे से बच्चे को आप जितना अच्छा एनवायरनमेंट, जितनी ज़्यादा लर्निंग देंगी, वो उतना ही होशियार होगा, उतनी ही अच्छे डिसीजन ले पाएगा। तो बस वही सेम चीज़ है कि एक छोटा सा कंप्यूटर प्रोग्राम। बिल्कुल सर, ये तो हमने संभावनाओं की बात कर रहे हैं और आगे और भी करेंगे, लेकिन एक चुनौती ये भी है कि हम जब देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि आने वाले 5 साल में हम कहीं ना कहीं एआई पे इतना डिपेंडेंट हो जाएंगे कि शायद जो हमारे मानव कार्य हैं उसको हम बहुत पीछे कर देंगे। तो क्या इसमें कितनी सत्यता है, ये भी बताइए। ये सत्य है क्योंकि एआई, जैसा कि मैंने बोला, कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और कंप्यूटर प्रोग्राम इमोशनल और दूसरी चीज़ों को नहीं समझता। और एआई से जब हम डिसीजन लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं डेटा के हिसाब से बायस होते हैं, जो कि ह्यूमन डिसीजन नहीं होता। क्योंकि ह्यूमन का डिसीजन लेने का तरीका हमेशा सराउंडिंग से इफ़ेक्टेड रहता है कि आप किस टाइप के इमोशन में कौन सा डिसीजन ले रहे हैं। बट एआई के पास अभी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। तो वो चीज़ भविष्य में कहीं ना कहीं जाके इफ़ेक्ट तो करेगी। और बात रही हमारे सोचने और समझने की क्षमता, अगर हम टोटली एआई पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सोचने, समझने और बुद्धि भी मतलब धीरे धीरे कम, क्योंकि बोलते हैं ना, जिस चीज़ का आप उपयोग नहीं करेंगे वो धीरे धीरे करके समाप्त होती जाएगी। तो अगर हम खुद की इंटेलिजेंस को बार बार मोबाइल या दूसरी चीज़ों से क्रॉस चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा डिग्रेडेशन तो आएगा। तो वो एआई पे टोटल डिपेंडेंसी भी मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं दैनिक जीवन की बात करती हूँ, उसमें आपको क्या लगता है कि क्या हमको हेल्प कर सकता है एआई, कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है? एआई तो ढेर सारी जगह आज भी हेल्प कर रहा है और भविष्य में भी हेल्प करेगा। कि जहाँ हमें किसी भी कार्य को करने में 4-5 घंटे का समय पहले लगता था, पहले भी कंप्यूटर थे, लेकिन आज ज़्यादातर चीज़ें बहुत फास्ट हो रही हैं कि 2 घंटे का काम आप 2 या 3 मिनट में ही कर ले रहे हैं एआई की मदद से। तो डिपेंडेंसी तो हमारी बढ़ती जा रही है और भविष्य में भी ये चीज़ें और तेज़ होती जाएंगी। बिल्कुल। मैं सर के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर मितुल कुमार अहिरवार जी हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं मैनेट भोपाल में। आपको ट्रेनिंग और रिसर्च में 10 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है। इसी के साथ में 2025 में यंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी लीडर के तौर पे भी आपका चयन किया गया था। यहाँ पे हम एक बात और समझना चाहेंगे, जब हम स्कूली शिक्षा की बात करते हैं तो बच्चों की उस पर क्या डिफरेंस आ सकता है? मतलब पहले की अगर हम शिक्षा देखते हैं तो अलग थी, अब हम जो देख रहे हैं वो बहुत अलग है। तो क्या ये एक संभावनाओं के तौर पे आगे उभर के आएगा या कुछ चुनौतियां भी लाएगा? संभावनाएं एआई की मदद से ढेर सारी हैं। जैसे अभी अपने फरवरी 2026 की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक भारत बोधन एआई करके मिशन भी लॉन्च किया था, जिसमें आईआईटी मद्रास भी साथ में है। तो उनका जो एक मेन फोकस है वो भी स्कूल एजुकेशन पे है, जहाँ पे उनने बात की थी कि पर्सनलाइज टीचर की। मीन्स अभी हम देखते हैं कि लाइक
40-60 की स्ट्रेंथ में स्टूडेंट हैं और टीचर एक ही है, जी तो वो हर एक बच्चे के ऊपर प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रहा, जबकि हर एक बच्चे की समस्याएं अलग अलग हैं। बिल्कुल। कोई लिख नहीं पा रहा सही से, कोई बोल नहीं पा रहा सही से सेम अक्षर या सेम वर्ड को। तो वो जो पर्सनलाइज एआई है, वो हर एक पर्सनलाइज टीचर है, वो हर एक बच्चे के लिए अपने आप को ट्यून करेगा, वो बच्चे की कमियां समझेगा और नए नए उदाहरण देके उसे मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि एक हमारा ह्यूमन टीचर होगा, उसके अंडर में करीबन 40-50 एआई टीचर होंगे और वो बच्चों को डायरेक्ट मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ये बिल्कुल। भविष्य में मतलब हो सकता है इस टाइप से चीज़ें आएँ। सर ये भी कहा जाता है और ये भी हम लोग जनरली बात भी करते हैं, आम चर्चा में ये बात शामिल होती है कि भविष्य में जैसे आपने बोला कि एक टीचर होगा, उसके अंडर में 30-40 टीचर्स एआई के जो मॉडल टीचर्स होंगे वो वो होंगे। होंगे। तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि लोगों की नौकरियों को भी खतरा हो सकता है? नहीं, खतरा तो नहीं हो सकता, बस ये है कि हम एआई से मतलब डरें ना, उसको समझने की कोशिश करें, तो भविष्य में वो मतलब एआई मदद ही करेगा। बिल्कुल। तो उससे मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, हाँ। बस ये है कि समय रहते हम उसे सीखें और समझें और उपयोग करने की कोशिश करें। बिल्कुल। लेकिन सर एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ, क्योंकि एक हाल ही में एक न्यूज़ चैनल में मैं देख रही थी कि एआई बेस्ड एंकर जो थी वो प्रोग्राम कर रही थी, तो ये डिफरेंशिएशन कैसे पता चलेगा? क्योंकि आज हम यहाँ बैठे हैं, लाइव बैठे हुए हैं, बट अगर ऑडियंस बहुत सारे चैनल्स हैं कुछ में जिसमें एआई बेस्ड एंकर्स हैं, तो ये कैसे डिफरेंस पता कर सकते हैं कि ये सही ह्यूमन बीइंग है और ये एआई बेस्ड है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम चारों तरफ ये देख रहे हैं कि नौकरियाँ तो जाएंगी और लोगों को इससे कहीं ना कहीं डर भी है, प्रभावित भी हो रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर मितुल कह रहे हैं कि हमें एआई के साथ में अब सिंक्रोनाइज्ड होना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये हमारे ऊपर है कि हम एआई का कितना कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो वो बताइए कि हम समझेंगे कैसे कि ये ह्यूमन मेड इन्फॉर्मेशन है या ये एआई है? इसके लिए जैसे जो आपने उदाहरण लिया कि वर्चुअल एंकर या एआई जनरेटेड एंकर, तो उसमें तो अभी एक जो नॉर्मल यूज़र है जो खाली देख ही रहा है, उसको समझ पाना हल्का सा डिफ़िकल्ट है, बजाय जो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है। क्योंकि जब भी हम इसको जैसे हम बोलते हैं कि कोई आर्टिफिशियल वीडियो हम जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें कुछ फिजिक्स के बहुत बारीक बारीक छोटे से पॉइंट छूटे होते हैं कि अगर लाइट इस साइड है तो आपका शेडो किस साइड पड़ेगी, स्किन का टेक्सचर या जो आपके बॉडी पार्ट हैं वो एकदम स्मूथ दिखेंगे। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, तो ये कंप्यूटर एक्सपर्ट जो एआई से काम करते रहते हैं वो तो देख के समझ जाते हैं, लेकिन हाँ एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए एक ही बार में देख के समझ पाना थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट है। जी बिल्कुल। और अगर मैं उच्च शिक्षा की बात करती हूँ तो वहाँ पे ट्रेनिंग, रिसर्च और शिक्षा, तीनों ही चीज़ों की बात करेंगे, तो क्या उसमें बदलाव आपको लग रहा है कि देखने को मिलेगा? रिसर्च में भी हाँ एआई ने बहुत मदद तो की है, क्योंकि जैसे हम अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं कि पहले हम लोग बैठ के कोड लिखते थे, तो 2-2 3-3 घंटे बैठ के ही 4 या 10 लाइन का कोड लिख पाते थे। लेकिन आज एआई की मदद से बस हमें क्वेश्चन देना पड़ता है और एआई खुद ही पूरा 100-100 लाइन का कोड मतलब बना के दे रहा है। तो वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन लर्निंग फेस में स्टूडेंट को ये रिकमेंड करेंगे कि उसको अवॉइड करें, क्योंकि खुद आप क्षमता डेवलप करें कि अच्छे से अच्छा कोड लिख पाएँ। अगर आप एआई की आदत डाल लेंगे तो आप खुद मतलब अपने आप को विकसित नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हम ये देखते भी हैं अपने आम जीवन में कि कहीं ये पेपर पेन जो है लुप्त होता जा रहा है। अब हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, सारा कुछ जो है हम टेक्स्ट मोबाइल में रखते हैं या इस तरीके से। तो आपको लग रहा है कि ये हैबिट भी हमारा जो कंसंट्रेशन का जो रिटेंशन पावर था उसको भी हम कम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हमें खुद की अपने घर परिवार में 10, 12, 15 लोगों के नंबर याद रहते थे। जी हाँ। लेकिन आज हम देखें तो अपने मुश्किल से 1 या 2 लोगों की हम नंबर याद रख पाते हैं, जबकि हमारे कॉन्टेक्स्ट में ढेर सारे नंबर हैं। और अगर बाय मिस्टेक हमारा मोबाइल कभी बंद हो जाए या गुम जाए किसी दूसरे शहर में, और आजकल तो अपनी करेंसी भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, तो इतनी मतलब विकट समस्या बन जाती है कि ना तो आपके पास पैसे हैं, ना तो आपके पास ट्रेन नंबर था, टिकट नंबर था, किसी को फ़ोन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक समस्या है कि हम मतलब इसको भी पैरेलल में चलाएं। बिल्कुल। जहाँ बहुत ही अति आवश्यक हो वहीं मतलब एआई और स्मार्टफोन का यूज़ करें। बिल्कुल। इसी के साथ में हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू जी हैं भोपाल से। आपका हम स्वागत करते हैं, प्रश्न कीजिए। गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन कीजिए। डॉक्टर साहब,
जी। डॉक्टर अहिरवार, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड डॉक्टर साहब, मॉर्निंग। आपने जैसे ये कहा कि एक छोटा सा कंप्यूटर प्रोग्राम है, ऐसे बात बनेगी नहीं। अगर छोटा सा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है तो आप यहाँ बैठकर चर्चा क्यों करते? ये दूरदर्शन वाले आपको इनवाइट क्यों करते स्पेशल डिस्कशन के लिए? जो जितना छोटा होता है वो उतना खोटा होता है। एआई की चारों तरफ चर्चा हो रही है, ये बताता है ये छोटा प्रोग्राम नहीं है, आप इसको हल्के में ले रहे हैं। कोविड वायरस जो है ऑर्गेनिजम्स में सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है, लेकिन आपने कोविड का जो पीरियड देखा है कितना उसने फोबिया क्रिएट कर रखा था। तो आप ये वायरस की तरह समझो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ये क्या कब किस रूप में म्यूटेट होकर आएगा और क्या क्या इफेक्ट डालेगा कोई नहीं जानता है। तो ऐसा बोलने से काम नहीं बनता डॉक्टर साहब। आप जी, इसके सही बताइए, आप क्या सोचते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू क्रिएट, व्हाट इम्पैक्ट इट इज गोइंग टू क्रिएट ऑन ह्यूमन बीइंग एंड आवर सराउंडिंग? बिल्कुल आई वुड हमारे लाइक टू नो। जी, बिल्कुल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप जी। और हम आज यही चर्चा कर रहे हैं क्योंकि भविष्य में क्या होगा ये हम अनुमान लगा सकते हैं। आज कोई भी दावे से कोई भी नहीं कह सकता है। तो यही बात है कि क्या चुनौतियां आएंगी, क्या संभावनाएं रहेंगी, उसी पे हम विस्तार से बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे कॉलर का है कि आप क्या समझते हैं। ये तो हम एक जनरली जो General रिटन discussion। फॉर्मेट है या जो हम सुन रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जो खुद से है वो आप क्या जानते हैं कि क्या होगा? देखिए, जैसा मेरा कहना था कि ये एक छोटा सा प्रोग्राम ही है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन देना जी। चाहें तो पॉजिटिव वे में दें या नेगेटिव वे में दें। तो अभी हमारा ये है कि भाई एआई को हम पहले समझें। तो अगर हम छोटे स्टेप से स्टार्ट करेंगे तो एआई को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर इसकी जगह हम बोलते कि नहीं ये 1000 या 1215 लाइनों का एक बहुत बड़ा कोड है जिसे समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, Right। तो पहले ही एक एआई की नेगेटिव इमेज जो है वो क्रिएट हो जाएगी। Right। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम उसे सीखें और अपनाएं। राइट। तो डर, इसलिए वो जो डर टर्म को था वो खत्म करना। डर और को जब खत्म कोविड करने के के टाइम लिए। में भी ये बात थी, तब भी यही था कि एक्चुअल में वायरस बहुत इफेक्ट कर रहा था सबको, लेकिन डर तो तब भी खत्म करना ही था कि कैसे ना कैसे सबकी लाइफ को तो सेव करना ही था। अगर हम उसमें भी डर की भाव भर देते तो लोगों का और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। खैर, इस पे हम और भी चर्चा कर रहे हैं और इसी के साथ में ये भी समझना चाहते हैं कि जब हम एआई और रोज़गार की बात करते हैं तो भविष्य में कैसे और रोज़गार यहाँ से और भी पनपेगा, कैसे और आगे बढ़ेगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से समझना चाहिए। इसके लिए जैसे हम बात करें कि अपने पुराना जो कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया था, तब भी सेम टाइप के र्यूमर हुए थे कि Right। कंप्यूटर आ जाएगा तो जॉब चली जाएंगी, फिर फाइलें मेंटेन करने का काम सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हुआ कुछ नहीं, ग्रोथ और बढ़ी। Right। तो सेम वही फेस फिर से आया एआई के साथ कि हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि एआई आएगा तो फिर जॉब चली जाएंगी। हाँ, ये है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखना और समझना पड़ेंगी कि आप समय के साथ एआई में एडॉप्ट हो जाएंगे तो आपके लिए ग्रोथ मतलब बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी। बिल्कुल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी। बिल्कुल सेम चीज़ है कि जब न्यूली एंड्रॉयड कॉल फ़ोन आए थे तो लोगों के लिए जिन्होंने यूज़ नहीं किया था आज भी वो कीपैड पे ही हैं, क्योंकि वो शायद उसके साथ में सिंक नहीं कर पाए हाँ। थे। और जिन्होंने सिंक कर लिया था आज उनके लिए एंड्रॉयड फ़ोन चलाना एक बहुत आसान आसान चीज़ हो काम गई है। अगर मैं एक प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है जो हम सब चाहते हैं कि हमारे लिए वो मेंटेन रहे। जब मैं डेटा की बात करती हूँ तो उसकी गोपनीयता की बात करते हैं, तो को आपको लगता है कि एआई से हम डेटा को ज़्यादा गोपनीय रख सकते हैं या वो और ख़तरनाक हो सकता है, लोगों तक पहुँच सकता है? क्या इसमें बेहतर होगा समझना? हाँ, इसके लिए जैसे आज हम इंटरनेट की बात करें तो इवन अगर हम अपनी प्राइवेसी, अपने डेटा को लेकर खुद अवेयर नहीं है, तब तो ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि जैसे आज अपने मोबाइल में ही कुछ जो सिक्योरिटी सेटिंग है वो हम ऑन करके ना रखें। तो आप ये समझिए कि जो भी डेटा, फ़ोटो, वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट जो हैं वो सब कोई भी आसानी से एक्सेस कर सकता है। हमें कहीं भी फ्री वाईफाई मिलता है तो हम तुरंत उसको ऐड कर लेते हैं अपने मोबाइल में। तो वो भी एक मतलब ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि जैसे ही हम कोई अनसिक्योर नेटवर्क में जाते हैं तो फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल से एक्सेस हो सकती है। तो वो ये कि कितनी अवेयरनेस से हम इसको यूज़ करते हैं तब तो हमारे लिए यूज़फुल है। और हम अवेयर नहीं रहते हैं, और वो एआई के क्षेत्र में नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए कि अगर जो उसके रूल रेगुलेशन है वो हम फॉलो नहीं करते तो वो आगे जाके मतलब एक डेंजर सिचुएशन बनती है। डॉक्टर मिथुन, मैं ये भी समझना चाहती हूँ क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज का दौर जो है सोशल मीडिया का दौर है, और जिस तरीके से हर क्षेत्र में लोग अगर सोशल मीडिया पे नहीं है अगर,
तो मुझे लगता है कि लोगों का कहना होता है कि आप बहुत पीछे हैं। अब ऐसे में अपनी प्राइवेसी भी मेंटेन करना होती है, आपको सेफ़ भी होना होता है और आपको समय के साथ भी चलना होता है। इन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बनाया जा सकता है, ये भी हमारे दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है। जी, इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण लेने की कोशिश करूँगा कि जैसे आज सभी यूथ या लगभग सभी की ये आदत है कि वो छोटा भी काम करेंगे, अपनी लोकेशन, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, सब मिनट टू मिनट या आवर टू आवर अपडेट करते रहते हैं। ये जो क्रिमिनल माइंडेड लोग रहते हैं, वो अगर किसी को ट्रेस करना चाहें तो सोशल मीडिया से बहुत आसानी से मतलब उनकी डेली लाइफ, डेली रूटीन, उनके रिलेटिव, वो सभी कुछ पता लगा लेते हैं और फिर वो मतलब कुछ ऐसा समय या मौका ढूंढते हैं कि कब हम इनको मतलब ट्रेस कर पाएंगे। तो वो चीज़ बहुत अच्छी नहीं। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि आप अपनी पर्सनल चीज़ें जितना कम से कम सोशल मीडिया पे डालें उतनी अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी इमेज वीडियो आप डाल रहे हैं तो आज जो ये डीप फेक करके एक शब्द बहुत प्रचलित है, तो उसमें कोई भी वीडियो को आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है, इमेज को आसानी से मैनिपुलेट करता है और फिर जो केसेस ब्लैकमेलिंग या कुछ गलत चीज़ों के लिए होते हैं तो वो क्रिमिनल्स के लिए बहुत आसान हो जाता पर है। ये तो वही बात होगी ना, आपने कहा पर्सनल मत डालो, बट पर्सनल ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे अगर हम बात कर रहे हैं, जो लोग काम करते हैं, तो वो तो जाता तो आपका ही फ़ोटो है ना, तो कहीं ना कहीं वो तो डेंजरस ही हुआ। तो इसमें फिर बात यही आ जाती है कि मतलब कितने हम अवेयर हैं और क्योंकि ये फील्ड जो डीप फेक वाली, इसमें भी अभी प्रॉपरली सिक्योरिटी या उसको हम कैसे टेक ओवर करें, वो चीज़ अभी उसको क्या बोलेंगे कि पूरी एस्टेब्लिश नहीं हुई है कि उस पर पूरा कंट्रोल कैसे आ पाएगा। तो अभी जैसे रिसेंटली अपने इंडिया में डीपीडीसी एक्ट शायद 2023 में ही बना है, तो उसको भी हम पढ़ने और समझने की कोशिश करें कि कितनी इन्फॉर्मेशन हमें पब्लिक में शेयर करना और कितनी हमें अपने पास रखना है। इवन कंपनियों पे भी ये रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं कि अगर वो किसी चीज़ को सोशल मीडिया पे डालना चाहते हैं, वो कंपनी का डेटाबेस है, किस टाइप से ट्रीट करेंगे, कौन सी पब्लिक डोमेन इन्फॉर्मेशन होगी, कौन सी प्राइवेट रखना है। तो जैसे जैसे ये चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएंगी तो एआई के ऊपर भी बहुत मतलब कंट्रोल आ जाएगा। बिल्कुल। हम जहाँ चुनौतियों की बात कर रहे हैं, संभावनाएं भी बहुत है। आजकल हम देखते हैं कि रोबोटिक सर्जरीज़ हो रही हैं। एक अच्छे सर्जन से सर्जरी कराने के लिए अब आपको उस शहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से आप कर सकते हैं और बेहतर रिकवरी मिल सकती है। तो अगर चुनौतियाँ हैं तो पैरेलली संभावनाएं भी बहुत हैं, बस वो हमको अपने ऊपर समझना होगा कि उसको कैसे हमको यूटिलिटी में लेकर आना है एआई को। अगर मैं बात करती हूँ उन बच्चों के लिए जो आज पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में हैं और एआई बेस्ड पढ़ाई करते हैं, नोट्स लेते हैं, उनका सहारा लेते हैं, बुक को नहीं पढ़ते हैं, तो क्या वो उनके लिए एक संभावनाएं हैं रहेंगी या चुनौतियां रहेंगी? इसके लिए जो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, क्योंकि जब छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो जब उनका दिमाग या मस्तिष्क जो क्या है ग्रोइंग स्टेट में रहता है और वो अगर हम कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन तक ही सीमित कर दें तो उससे कई चीज़ें जो बच्चे लिखने और पढ़ने से समझ पाते थे वैसी ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि स्क्रीन का टाइम और उसके कलर कंटेंट वो सब भी दिमाग पे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं। तो उससे ढेर सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। हमें लग रहा है कि बच्चा पढ़ रहा, समझ रहा, होशियार हो रहा, लेकिन उसका दूसरी चीज़ों में विकास कहीं ना कहीं मतलब रुक जाता है कि जो ब्रेन के एरिए लिखने से पढ़ने से डेवलप होते वो उतने डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो ये एक मतलब हल्का सा डिसएडवांटेज जो है स्मॉल एज में। आप एक मतलब फुल्ली ग्रोन ब्रेन को अगर एआई का यूज़ करने दें तो वो अलग डायरेक्शन में करेगा, और डेवलपिंग ब्रेन ही अगर एआई पे डिपेंडेंट हो जाए तो उसका खुद का विकास। लेकिन अगर मैं आज की बात करती हूँ तो डेवलपिंग ब्रेन ही सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है मोबाइल फ़ोन और एआई का, क्योंकि वो आप छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी मोबाइल फ़ोन हम देखते हैं। इससे अटेंशन टाइम जो है लोगों का वो भी बहुत कम हो गया है, बहुत तेज़ी से चीज़ों को स्विच कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये उनके भविष्य में एक चुनौती हो सकती है? हाँ, इसको हम एक प्रकार से एआई का दुष्प्रभाव तो बोल ही सकते हैं कि लोगों का अटेंशन स्पान बहुत कम हो गया है, जिसके कारण उनका पेशेंस भी बहुत कम हो गया है। और ये हर क्षेत्र में होगा। हर क्षेत्र में किसी भी चीज़ में वो वेट नहीं करना चाहते और हर चीज़ में उन्हें ऑप्शन या वैरायटी चाहिए। और अगर थोड़ा सा भी किसी को फ्री बैठने बोल जाए तो वो अंदर बेचैनी टाइप की होने लगती कि मोबाइल नहीं चल रहा, या मैसेज नहीं आया 2 मिनट से, या मैंने ये नहीं देखा। तो वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मतलब विकार के रूप में भी उत्पन्न हो रहा है कि जैसे तुरंत ही किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाना, कि आप
पेशेंस मतलब एआई के कारण हल्का कम होता हल्का जा रहा है। और सोशल मीडिया के कारण कम होता जा रहा है। ADHD जैसी समस्याएं भी जी, जी, ज़्यादातर जी। देखने को मिल रही हैं, बिल्कुल। अगर हम, क्योंकि हम निश्चित तौर पे संभावनाओं की बात भी हमको करनी है, क्योंकि आने वाला भविष्य एआई ही होने वाला है, तो जब मैं आगे की बात करती हूँ तो आप ऐसे कौन से प्रिकॉशन हैं जो सबको बोलेंगे, स्पेशली यूथ को, कि ऐसे कौन से प्रिकॉशन साथ में लेकर चलें एआई के साथ, ताकि वो उसका इस्तेमाल हमारे लिए वरदान साबित हो, अभिशाप नहीं? इसमें मेन तो दो ही चीज़ें बोलना चाहेंगे कि आप अपना स्क्रीन टाइम को कम करें, जिससे आपके मतलब आँखों से और दिमाग से रिलेटेड जो छोटी छोटी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिन्हें हम रियल लाइफ में समझ नहीं पाते, बट लॉन्ग टर्म के बाद वो कुछ बड़ी डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। और दूसरा ये कि एआई को खाली एप्लीकेशन या यूज़ के हिसाब से ना करें कि ये था और इससे हमारा काम हो गया। आप उसके पीछे जाके उसको समझने की कोशिश करें और एआई डेवलपमेंट में आप फोकस करें कि हम खुद के इंडियन कैसे एआई टूल बना सकते हैं। अभी मोर और लेस जो हम यूज़ कर रहे हैं कंट्रीज़ के हैं, और उन्हें यूज़ करके हम अपना खाली समय बचा रहे हैं, अपनी लर्निंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो एआई डेवलपमेंट में ज़्यादा आप फोकस करें रादर देन सिंपली यूजिंग दी एआई। सर, शिक्षा की तरफ मैं थोड़ा आना चाहती हूँ। पहले की जो शिक्षा थी वो उसका पैटर्न बहुत डिफरेंट था, पर अब जो शिक्षा का पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि जो पहले की शिक्षा थी वो ज़्यादा वैल्यूएबल थी, और आज की जो एआई बेस्ड हो गई है वो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य को चैलेंज कर सकती है? चैलेंज कर सकती है, क्योंकि अब एक प्रकार से ये बोलें कि ढेर सारा कंटेंट अवेलेबल है। आप एक ही चीज़ को 10 प्रकार से समझ सकते हैं, लेकिन चुनौतियाँ इस टाइप से है कि आप किस कंटेंट पे रिलाई करेंगे। राइट, रिलायबिलिटी जो है वो रिलायबिलिटी मतलब कम हो रही है एआई से। जैसे जब हमने स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करी तो हमें पता होती थी कि ये सब्जेक्ट की 2 ही बुक हैं, बिल्कुल, और वही सत्य है, जो उसमें लिखा है वो हमें पढ़ना है, समझना है, मानना है। पर आज अगर हम देखें तो स्टूडेंट के पास ढेर सारे ऑप्शन है, यूट्यूब और ढेर सारे चैनल हैं जिन पे अलग अलग टाइप का कंटेंट आपको मिल रहा है। तो वो अगर आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं, एक किसी बुक को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आज आप सर्च करेंगे तो कुछ आंसर मिलेगा, कल सेम चीज़ के लिए आप फिर आंसर निकालेंगे तो कुछ अलग आंसर मिले, क्योंकि एआई भी कंटिन्यूसली अपने आप को चेंज कर रहा है। तो आज कुछ आंसर मिलेगा, कल कुछ आंसर मिलेगा, परसों कुछ आंसर मिलेगा। तो हम कहीं ठोस उस पे नहीं पहुंचते हैं कि कहाँ। बिल्कुल। इसी के साथ हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, भोपाल से हैं, सतीश परसाई जी हैं, आपका हम स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। प्रश्न कीजिए। हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपके एक्सपर्ट से, बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा दर्शकों के हिसाब से बोल रहा हूँ वैसे मैं, कि कृषि में तो एआई की हम बहुत उपयोगिता ले रहे हैं, विशेष करके जो आपका सिंचाई और खाद उर्वरक का उपयोग। अभी जो ड्रिप फर्टी इरिगेशन सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया है, उसके माध्यम से एआई सेंसर्स लगे रहते हैं, कब कमी है, कब पानी दिया जाना है, और वो पानी की जब आपूर्ति पर्याप्त होगी तो ऑटोमेटिक पानी शुरू हो जाएगा, और जैसे ही पानी का वो हो गया, पूरा संतृप्त हो गया आपका जमीन, तो वो ऑटो सेंसर जो है उसको बंद कर देगा। एआई की मदद से ही संभव हुआ है। बिल्कुल। और भी एआई के फायदे कीट व्याधियों के प्रकोप की संभावना तलाशने में, उनको सीमित रखने में भी किया जा रहा है। तो एआई का निश्चित रूप से भविष्य बहुत उज्जवल है। बिल्कुल सतीश जी, जो आपने बात कही है उससे हम सब सहमत हैं, लेकिन अगर आपका भी कोई प्रश्न है हमारे एक्सपर्ट से तो आप वो भी पूछ सकते हैं। नहीं, बस मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था। थैंक यू। कृषि के से जुड़ा हूँ मैं, तो कृषि के नाते बता रहा हूँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और आप जिस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमारे साथ जो कॉलर्स हैं जुड़ें, और उनके भी अगर कोई एक्सपीरियंस होते हैं उसको भी भाग लें और अपनी बात भी रख सकते हैं। बिल्कुल, जब हम कृषि की बात करते हैं तो सतीश जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि कृषि में बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हम देखते हैं किसान कहीं ना कहीं बहुत रिलैक्स हो गए हैं, उनकी फसल अच्छी उपजाऊ हो गई है, और वो हम सब के लिए अच्छा है। तो आप उसके बारे में भी थोड़ा, और आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है बताइए। ना केवल कृषि बल्कि ढेर सारे क्षेत्रों में एआई अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है जी। तो कृषि का ही अगर उदाहरण लें, जैसा फ़ोन पे उन्होंने बताया कि इससे ढेर सारी समस्याएं सॉल्व हुई, जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग किसान को करना पड़ती थी, अब वो सेंसर और एआई के द्वारा हो जाती, पानी अपने आप मिल जाता है, बंद हो जाता है।
तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसी हिसाब से मेडिकल फील्ड में भी ढेर सारे एडवांटेजेस देखने को मिले हैं कि हम एक प्रीलिमिनरी एनालिसिस एआई से करा लेते हैं और फिर अगर हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती तब हम एक्सपर्ट जाते हैं। दूसरी इस वे में देखें कि जो डॉक्टर्स टू पेशेंट रेशियो है वो भी इंडिया में बहुत हाई है। बिल्कुल। तो उसको भी कि एक जो डॉक्टर है वो प्रॉपर समय नहीं दे पाता क्योंकि ढेर सारी लंबी लाइनें लगी हैं। तो अगर हम एआई से प्रीलिमिनरी एनालिसिस करके कि किसको सही में डॉक्टर की ज़रूरत है और कौन सा बेसिक उपचार पेशेंट खुद ही ले सकता है, वहाँ भी एक एआई मतलब एज ए सपोर्ट सिस्टम काम करता है। तो एआई के एडवांटेजेस भी ढेर सारे हैं। तो भविष्य में मतलब और भी फील्ड डिफेंस, स्पेस सभी में एआई कंट्रीब्यूट कर रहा है। राइट। जैसे कि अभी हमने कृषि की बात करी है, हम लोगों ने मेडिकल साइंस की बात करी, हमने एजुकेशन सिस्टम की बात करी है, तो सब में ही एआई कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होता चला जा रहा है और हमको बस उसको समझने की ज़रूरत है। अब मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये रहेगा, क्योंकि बहुत सारे यूथ हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो इस क्षेत्र में अपना करियर भी बनाना चाहेंगे, तो आप उनको क्या सजेशंस देना चाहेंगे, क्या आपकी एडवाइस रहेगी? जो यूथ एआई में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे मतलब मोटिवेशन पॉइंट तो यही रहेगा, उससे डरें ना। भले ही आप किसी भी फील्ड के हों, चाहे मेडिकल के हों, चाहे आर्ट्स के हों, हर एक फील्ड में एआई के लिए ढेर सारे रास्ते ओपन हैं। तो उसे समझने की कोशिश करें और ढेर सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वहाँ से पढ़ें, समझने की कोशिश करें, एआई से डरें ना। बिल्कुल। आपने लगातार हमारे कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर मितुल कुमार अहिरवार जी, और आप समय यहाँ निकाल कर यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।